यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज साहब। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टाफ नर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये पेपर अभी दिसंबर में ही कंडक्ट हुआ था, एंड ऑफ दिसंबर में इस पेपर को कंडक्ट करवाया गया था पंजाब में, मोहाली में, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए है। तो अपकमिंग टाइम में जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग इस पेपर को ज़रूर ध्यान से देखें, स्पेशली पंजाब वाले। और अभी रिसेंट में बहुत सारे लोगों को डाउट है कि जो DHS पंजाब के थ्रू एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए वो क्या पढ़ें। यहाँ पे आप इस पेपर को देखिए, और जो चैनल पर अलग अलग क्लासेस होती हैं उनको एक बार ज़रूर देखिए। आपको क्वेश्चंस कितने ज़्यादा 80% तक क्वेश्चंस मैच होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आपने यदि NHM का पेपर देखा तो आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल नहीं होंगे। आप ये चीज़ ज़रूर एक बार मैच कीजिएगा, जो भी लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल एंड नर्सेज आपकी बुक्स पर अभी रिसेंट के जो फर्स्ट वीक है जनवरी का बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, PDF पर भी और बुक्स पर भी। तो आप बुक या PDF जिसके थ्रू भी पढ़ना चाहते हैं वो ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे जो 50 क्वेश्चन है MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में आए थे। और पंजाब का पेपर यदि BFUHS कंडक्ट करवाती है तो मैं बता दूँ आपके लिए पेपर हमेशा OMR बेस्ड ही है जो आ रहा है। यदि 1 या 2 बार पेपर हुआ है तो CHO का हुआ है, लेकिन जो स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं वो जनरली OMR बेस्ड पेपर होते आए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन था वो आपको ये आया था कि एथलीट फूट इज़ कॉज्ड बाय, एथलीट फूट किसके कारण होते हैं। ऑप्शन में था निमेटोड, फंगस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। एथलीट फूट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आया है। एथलीट फूट का जो जो एथलीट फूट है या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें यदि एथलीट फूट की कंडीशन हम कहें तो इसका रीज़न क्या होता है, हमेशा फंगई होती है। क्या होती है? फंगई, जिसको डर्मेटोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसके लिए यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि जो फंगई है एक सेम स्पीसीज़ की फंगई होती है डर्मेटोफाइट्स, जिसके कारण एथलीट फूट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर आपने बरसात में देखा होगा, बरसात के टाइम में देखा होगा आपने, पाँव के यहाँ पर थोड़े थोड़े छाले टाइप आ जाते हैं, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? टीनिया पेडिस। क्या है? टीनिया पेडिस। तो यहाँ पर आपको यदि ऑप्शन में इस तरीके से नहीं है तब आप किसको मार्क करेंगे? तब आपको मार्क करना है क्या? फंगस। मेन रीज़न क्या होता है एथलीट फूट के लिए? फंगस है जो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द बेसिक यूनिट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? इसको हम थोड़ा सा लाइट करते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक यूनिट है हेल्थ सर्विसेज की क्या है? फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी या फिर नेशन। शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फैमिली से मिलके बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलके बनती है सोसाइटी, और सोसाइटी मिलेगी तो बनेगा पूरा नेशन, मतलब जैसे भारत हो गया, कोई अदर कंट्रीज़ हो गए। तो यहाँ पर बेसिक मतलब शुरुआती यूनिट पूछी है, तो शुरुआत यहाँ पे किससे होगी? परिवार से। किससे? परिवार से या फिर फैमिली से। नेक्स्ट इज When an individual blames other for his own mistake, it is called as। यहाँ पर देखिए डिफेंस मैकेनिज्म दी गई है। डिफेंस मैकेनिज्म दी गई है कि जब कोई अपना ब्लेम, अपनी जो गलती है किसी दूसरे पे मर दे जाके कि ये गलती मैंने नहीं की है, इसके कारण हुआ है, ऐसा ब्लेम जिसको हम कहेंगे, तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी आपकी? प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, एग्रेशन या फिर कंपनसेशन। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में कहलाएगी? इंडिविजुअल ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज ऑन मिस्टेक, अपनी गलती किसी दूसरे पर थोपना, ये कहलाता है क्या? प्रोजेक्शन। क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द आई इज अफेक्टेड बाय कैटरैक्ट डिसीज। तो कैटरैक्ट में सबको पता है, कैटरैक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। भारत में कॉमन ब्लाइंडनेस का रीज़न क्या है? मोतियाबिंद ही है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कॉमन जो ब्लाइंडनेस का रीज़न क्या है, वो होता है कैटरैक्ट और मोतियाबिंद। अब यहाँ पर जो कैटरैक्ट हुआ है, मोतियाबिंद हुआ है, तो यहाँ पर आँखों का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? रेटिना नहीं होती, ना कंजक्टिवा होगी, ऑप्टिक नर्व होती है ग्लूकोमा में। इसमें
ग्लूकोमा में याद रखिए, ऑप्टिक नर्व यदि पूछें तो ग्लूकोमा में डैमेज होती है प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण। लेकिन लेंस पर ओपेसिटी छाती है किसमें? कैटरैक्ट में। किसमें छाएगी? कैटरैक्ट में। जो आँखों के लेंस हैं उस पर क्लाउडीनेस छाएगी, ओपेसिटी छाएगी, जिसके कारण यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही पूछा है कि आँखों का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, इन साइकेट्रिक फीमेल वार्ड a nurse is caring for a female patient who has suicidal tendency, nurse should do। तो साइकेट्रिक फीमेल वार्ड में एज अ नर्स आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ पर यदि आप किसी पर्सन को, यदि आपका जो क्लाइंट है, पेशेंट है, सुसाइडल टेंडेंसी है, मतलब उसके मन में सुसाइड करने के थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एज अ नर्स क्या करना है? ऑब्जर्वेशन, अलाउ हर टू क्राई, गिव हर प्राइवेसी, ओपन डोर एंड विंडो। आप यहाँ पर क्या करेंगे? यदि आपके मरीज के मन में अपने आप को मारने के जो प्लानिंग कर रहा हो या सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हो, तो आप उसको रोने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, प्राइवेसी तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। पता नहीं प्राइवेसी के नाम पे क्या कर जाए, सुसाइड वगैरह कर गया तो और दिक्कत आप ही पे बात आएगी, भले वो सुसाइडल टेंडेंसी का पर्सन है। ना ही आप डोर और विंडो खुले छोड़ेंगे, पता चला भाग लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा। आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। यदि साइकेट्रिक से प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन आते हैं, मैनिया के पर्सन में पूछे, डिप्रेशन के में पूछे, दोनों केसेस में आपको क्या करना है? मैनिया वाले पर्सन को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, ना डिप्रेशन वाले को छोड़ सकते हैं। सुसाइडल थॉट्स हमेशा डिप्रेशन वाले को आएंगे, मैनिया वाले को बिल्कुल नहीं आते हैं, वो दूसरों को मार धाड़ देगा, लेकिन डिप्रेशन वाला खुद को अपने लिए हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि डिप्रेशन वाले मरीज को क्या आपको अकेले छोड़ना है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके मन में सुसाइडल थॉट्स है जो आते रहते हैं। जबकि मैनिया वाले से आपको खुद बच के रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको भी आप वहाँ पे छोड़ दें। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो टाइप है कौन सा नहीं है? ऑप्शन में रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है? कास्ट होती है, क्लास होती है, स्टेट होते हैं और स्लेवरी होती है। क्या होती है? चार चीज़ें होती हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, स्लेवरी, स्टेट्स, कास्ट और सोशल क्लास या फिर आपका स्टेटस। लेकिन यहाँ पर आपका रिलीजन, आपका जो धर्म है, इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। क्या है? आपका धर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रिलीजन। कोलोन इज कॉल्ड, कोलोन का पहला पार्ट क्या है? इलियम, जेजुनम, अपेंडिक्स या फिर सीकम। कौन सा पार्ट होगा? कोलोन का पहला पार्ट क्या है? इलियम और जेजुनम तो किसके पार्ट हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। कोलोन कौन कहलाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में पूछा है आपको कि कोलोन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है? पहले आता है आपका क्या? सीकम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम एंड एनल कैनाल। क्या है? एनल कैनाल। यदि आपको डायरेक्ट कोलोन वर्ड दिया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या है? आपसे लार्ज इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग पूछा है, तो इलियम जेजुनम नहीं है, ना ही अपेंडिक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? सीकम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? सबको पता होना चाहिए। प्लेटो ने, स्किनर ने, डार्विन ने कि सिगमंड फ्रूड ने? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी किसने? सिगमंड फ्रूड ने। किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के क्या है यहाँ पर? जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? वो थे सिगमंड फ्रूड। इस थ्योरी में जो बात की गई थी मेन किस पर? पर्सनालिटी पर। किस पर? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जो बिहेवियर है, जो पर्सनालिटी है आपकी, उसमें आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी।
नेक्स्ट वन इज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सबको पता है हार्ट का पेस मेकर किसको कहा जाता है, एसए नोड और साइनोएट्रियल नोड को। इसको साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इमोशन। तो इनमें से पॉजिटिव इमोशन कौन से हैं? फियर है, एंगर है, अफेक्शन है कि जेलसी है। ये तो नेगेटिव हो गए। गुस्सा होना, डर लगना या फिर जेलसी फील होना, ये सब क्या है, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मतलब अफेक्शन मतलब किसी से कनेक्टिविटी आप फील कर रहे हैं, जुड़ाव फील कर रहे हैं, तो वो आपका किस में आएगा, पॉजिटिव इमोशन में। किस में? पॉजिटिव इमोशन में। लव होगा, केयर हो गया, ये सब क्या है, पॉजिटिव इमोशन है। जबकि गुस्सा, डर, जेलसी या फिर किसी से चिढ़ना, ये सब किस में आएंगे, आपके नेगेटिव में आएंगे। नेक्स्ट है आपका टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं पेयर में टोटल? 7, 12, 21 या फिर 31। तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व पूछा है। यदि आपको पूछ लें स्पाइनल नर्व, क्या है, स्पाइनल नर्व का पेयर पूछ लें, तब आप कहेंगे 31। याद रखिए यहाँ पर स्पाइनल का पूछें तो 31, क्रेनियल का पूछा है तो 12 पेयर। क्लियर? यदि आपको पूछा जाए स्पाइनल के लिए, दोनों पॉइंट्स याद रखें। स्पाइनल पूछे तो 31 पेयर में, क्रेनियल पूछी है मतलब क्या है, 12 पेयर में होंगी। नेक्स्ट वन इज द फैमिली इन विच द राइट ऑफ द फैमिली आर कंसंट्रेटेड इन द मदर और वुमेन इज कॉल्ड द फैमिली। ऐसा परिवार जहाँ पर मदर या फिर उस घर की जो मुख्य महिला है उनको पूरे राइट्स हैं डिसीजन लेने के, तो वो कौन सी फैमिली कहलाएगी? पैट्रीलोकल, मैट्रियार्चियल, मैट्रीलोकल या फिर मैट्रियार्चल। कौन सा परिवार होगा जहाँ पर घर की मुखिया के पास जो वुमेन है उनके पास पूरे राइट्स हैं, तो वो कहलाती है मैट्रियार्चल फैमिली। कौन सी? मैट्रियार्चल फैमिली। यदि फादर के पास है तो यदि वहाँ का जो मुखिया क्या है, मेल पर्सन है, कोई फादर या ग्रैंड फादर इस तरीके से है, मेल है, मतलब वो क्या होगी, वो कहलाती है पैट्रियार्चल फैमिली। नेक्स्ट वन, ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिलेटेड टू। ऑल्फैक्टरी नर्व किससे रिलेट करेगी? सेंस ऑफ साइट, देखने में। कौन सी होती है यहाँ पर? ऑल्फैक्टरी नहीं होगी, यहाँ पे होती है आपकी ऑप्टिक। क्या है? ऑप्टिक। सेंस ऑफ स्मेल क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सेंस ऑफ स्मेल। यस, सेंस ऑफ स्मेल होगी ऑल्फैक्टरी के लिए। सेंस ऑफ टच या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह क्या आ जाए, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आ जाए तो आप उसको मार्क लगा दें। ऑल ऑफ दी अबव आ जाए तो यहाँ पर आपको मार्क नहीं लगाना है। सेंस ऑफ टच के लिए यदि हम बात करें, किसके लिए? सेंस ऑफ टच के लिए तो होती है ट्राइजेमिनल। क्या है आपकी? ट्राइजेमिनल। देखने के लिए ऑप्टिक, टच के लिए ट्राइजेमिनल, स्मेल के लिए क्या है? ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी पीएच वैल्यू होती है कितनी? 7.35 से 7.45 के बीच में। इसमें इवन आपको ऑप्शन रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो यूरिन हो, वेजाइनल फ्लूइड हो, सीमेन हो या फिर सीएसएफ हो, आईओपी हो, सॉरी इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड हो, इन सब का जो पीएच वैल्यू है वो फिक्स रहती है। तो यहाँ पर जैसे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट वन इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अप्रैल में और जून में तो नहीं हुआ, तो ये आपके दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। अब आता है आपका 12 मई को हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई को हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये 1820 में हुई थी। कब? 1820 में। नर्सिंग के जो फादर मदर दोनों कौन कहलाती हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, और इसी दिन हम हर साल पूरा विश्व है जो, पूरा वर्ल्ड है जो इंटरनेशनल नर्सेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। किसके लिए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए। लेडी विद द लैम्प,
ये भी आप याद रखें। लेडी विद द लैम्प कौन कहलाती हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ? तो इनमें से हेल्थ का डिटर्मिनेंट कौन सा है? लोकेशन, इन्वायरमेंट, वेट या फिर बिहेवियर? कौन सा हेल्थ डिटर्मिनेंट होगा? तो वो होगा इन्वायरमेंट। क्या होगा? इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन द चिल्ड्रन? तो यहाँ पर बच्चों में किस टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिलता है? कोलेस, ग्रीन स्टिक, पॉट्स या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर? बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे आप कोई एक लकड़ी लीजिए, लकड़ी को बीच से तोड़िए तो हाफ बोन टूट जाएगी, हाफ है जो क्या रहेगी? जुड़ी हुई रहेगी, वो कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो सबसे कॉमन बच्चों में होने वाला फ्रैक्चर है वो क्या होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कोलेस फ्रैक्चर जनरली एज्ड पर्सन में होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इट वॉज सेड बाय? तो जो सोसाइटी है क्या है? एक तरीके से जो वेब कहते हैं, जो स्पाइडर का घर होता है उस तरीके से। तो सोशल सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, एक इस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। मैक्लेवर, गिडिंग, गिन्सबर्ग या फिर कॉलिने? किसने कहा है ऐसा? तो ये कहा है मैक्लेवर ने। किसने? मैक्लेवर ने। कि सोसाइटी है जो क्या है? एक तरीके से वेब है, एक तरीके से जाल है सोशल रिलेशनशिप के लिए। व्हाट इज द शेप ऑफ लिम्फ नोड? लिम्फ नोड किस शेप के होते हैं? क्यूबॉइडल, ट्यूबुलर शेप्ड, बीन और ओवल शेप्ड या फिर सर्कुलर शेप के? किस शेप के होते हैं? तो लिम्फ नोड का शेप है क्या है? लिम्फ नोड है, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है बीन शेप में। बीन मतलब जो आप बीन खाते हैं, सब्जी वाली बीन्स, जैसे किडनी के शेप को भी कहा जाता है बीन शेप। तो या तो ये बीन शेप रहते हैं या फिर मटर टाइप का। मटर मतलब कि जो पी मटर होती है ओवल शेप की होती है उस तरीके से। तो यहाँ पे इसीलिए क्या कहा गया है? बीन शेप या फिर ओवल शेप। जो लिम्फ नोड होते हैं छोटे बीन शेप हैं या फिर पी, जिसमें आप ओवल शेप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? लिम्फ नोड के लिए यदि शेप पूछे क्या है आपका? बीन शेप या फिर ओवल शेप। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, अ न्यूनेट हैज स्मॉल वाइट पिन पॉइंट स्पॉट्स ओवर द नोज दैट इज कॉज्ड बाय रिटेंड सेबेसियस सीक्रेशन। When documenting this observation, a nurse identifies them as a? तो एक न्यूनेट बेबी हुआ है, नाक के ऊपर है जो छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल वाइटिस टाइप के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेबेसियस सीक्रेशन के कारण हुए, सेबेसियस ग्लैंड के सीक्रेशन के कारण। तो आप एज अ नर्स इसको क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? मीलिया के नाम से, लेन्यूगो, वाइट हेड्स या फिर मंगोलियन स्पॉट्स? किस नाम से यहाँ पे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? लेन्यूगो तो जो बच्चे की बॉडी पर छोटे छोटे हेयर होते हैं, टाइनी हेयर जिसको आप कह सकते हैं, रोम कह सकते हैं, तो वो है। मंगोलियन स्पॉट पर्पलिश टाइप या फिर डार्क ब्लू टाइप के होते हैं, जो कि बटुक्स में फ्रंट साइड नोज के यहाँ पे नहीं होते हैं, बटुक्स में होंगे या फिर बैक साइड होंगे। तो ये भी नहीं है, ये कहलाते हैं मीलिया। क्या है? ये है मीलिया। बच्चे की आँखों के इधर छोटे छोटे वाइट स्मॉल टाइप के साइनिंग भी आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेबेसियस सीक्रेशन के कारण होने वाले छोटे छोटे पिन पॉइंट स्पॉट क्या कहलाते हैं? मीलिया। लेन्यूगो तो छोटे छोटे टाइनी हेयर होते हैं वो है। नेक्स्ट वन, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन? तो जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है कब लॉन्च किया गया था? 1983, 1985, 1987 या फिर 1990 में? तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1987 में। कब? 1987 में। नेक्स्ट वन इज एक और क्वेश्चन आता है कि अभी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की कौन सी फेज चल रही है? तो मैं बता दूं अभी 4th फेज है। कौन सी है? 4th फेज है। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा यदि होता है तो बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? बोन, किडनी, ट्रैकिया या फिर हार्ट? इन्फ्लुएंजा में कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन क्या होते हैं? लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सिंपल भाषा में हम कहें तो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो अफेक्ट होता है इन्फ्लुएंजा में? H1N1 फ्लू के जो वायरसेस के कारण इन्फ्लुएंजा होगा, तो इसके लिए अफेक्टेड पार्ट क्या होगा आपका? ट्रैकिया। क्या होगा? ट्रैकिया। नेक्स्ट इज A 45-year-old female unconscious patient is brought to the casualty following road traffic accident. Her blood pressure was 80/60 mmHg. What will you do first? यदि 45 साल की कोई आपकी क्लाइंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण कैजुअलिटी में लाई गई है, ब्लड प्रेशर उसका 80/60 mmHg है, मतलब लो ही है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ही लो हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एयर भी प्रोटेक्ट करेंगे, स्टार्ट वैसोप्रेशर, सीटी स्कैन, हेड इन्फ्यूज 2 लीटर ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। तो आपको मैं बता दूं, मरीज अनकॉन्शियस है। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रायोरिटी बेस्ड आपका क्वेश्चन है, यदि मरीज बेहोश है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एयरवे। क्या है? एयरवे। यदि ब्लीडिंग हो रही है मरीज को कहीं से भी, तब आपकी प्रायोरिटी एयरवे के साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने की है। यदि आपको सीजर वाला मरीज के बारे में पूछा जाए तो सीजर वाले में आपको ऑप्शन में क्या है कि मरीज का पहले एयरवे भी आपको प्रोटेक्ट करना है और उसको हार्म होने से भी बचाना है। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आ सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स वाले, डिप्रेशन के मरीज आ सकते हैं, या फिर आपको शॉक वाले क्लाइंट हैं उनके बारे में एग्जाम में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट है आपका, कैजुअलिटी में लाया गया है, बीपी बहुत लो है उसका, बट आपके सामने ऑप्शन में एयरवे प्रोटेक्ट करना भी है क्योंकि मरीज बेहोश है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या जानी चाहिए? एयरवे को प्रोटेक्ट करना। अ सॉल्टी टेस्ट फेल्ट व्हाइल किसिंग द चाइल्ड अकरिन। यदि आप किसी बच्चे को किस करते हैं तो आपको लगेगा सॉल्ट टाइप से अपने मुंह में, तो सॉल्टी टेस्ट आपको फील हो रहा है, तो ये क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में होगा ऐसा, सीलियक डिसीज में होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस में होगा, या फिर टे-सैच डिसीज। किस में ऐसा होगा कि जब भी आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपने नमक खा लिया हो। क्या है? नमक खा लिया हो। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पर्सन में। किसमें? सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पर्सन में। सीलियक में नहीं होगी ना, हाइड्रोनेफ्रोसिस में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू WHO द ब्लाइंडनेस एंड डिफाइंड एज विजुअल एक्विटी लेस देन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग विजुअल एक्विटी है, क्या विजुअल एक्विटी है, कितने से कम होगी जब इसको ब्लाइंडनेस में कंसीडर किया जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ब्लाइंडनेस कंसीडर की जाएगी जब विजुअल एक्विटी कितने से कम होगी? 6/30, 3/60, 1/60 या फिर 18/60। कितने में कंसीडर होता है? तो ये होगा ब्लाइंडनेस मतलब टोटली अंधे हैं 3/60 में। किसमें? 3/60 में। WHO से यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को ही हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। भारत में ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न पूछे तो वो होता है आपका कैटरैक्ट और मोतियाबिंद। विजुअल एक्विटी चेक करने के लिए जो चार्ट अपनाया जाता है वो कहलाता है क्या? स्नेलन चार्ट, जिस पे ABCD बहुत सारी लिखी हुई होती है, आपको पढ़ना होता है 20 मीटर दूर खड़े होके। दूसरा आपका होता है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो आपने एक ऐसे सर्किल शेप में एक चार्ट देखा होगा, उसमें बीच बीच में कुछ कुछ लिखा रहेगा, उस एक बीच में कुछ नंबर वगैरह होगा और चारों तरफ कलर होंगे, तो आपको वो किसके लिए? वो कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए है। लेकिन विजुअल एक्विटी के लिए क्या होता है? स्नेलन चार्ट होता है। नेक्स्ट वन, विच हेल्थ पर्सनल लिंक्स बिटवीन ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर। तो आंगनवाड़ी वर्कर और ANM के बीच की जो कड़ी है उसका काम कौन करता है? लेडी हेल्थ विजिटर, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, PHV पब्लिक हेल्थ विजिटर, या फिर सोशल वर्कर। ये काम बीच की कड़ी का काम कौन करती हैं? आशा वर्कर। कि ANM और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच में जो काम करने का काम है वो कौन करती हैं? वो करती हैं आशा वर्कर। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, LHV मतलब लेडी हेल्थ विजिटर। नेक्स्ट इज विच डिसीज अफेक्ट्स द पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है एक कौन सी डिसीज में अफेक्ट होती है?
मीजल्स, रूबेला, मम्स या डिप्थीरिया में? तो पैरोटिड ग्लैंड, जो पैरोटाइटिस है, पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट कहाँ पे होती हैं? मम्स में। किस में होंगी? मम्स में। जो गले के यहाँ पे ग्रंथि होती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कब होती हैं? मम्स के कारण। क्लियर है? तो मम्स में जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं इसी में मेनली इन्फेक्शन देखने को मिलता है। A salty taste felt while kissing the child occurring। यदि आप किसी बच्चे को किस करते हैं तो आपको लगेगा सॉल्ट टाइप से अपने मुंह में, तो सॉल्टी टेस्ट आपको फील हो रहा है, तो ये क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में होगा ऐसा, सीलियक डिसीज़ में होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस में होगा, या फिर टे-सैच डिसीज़। किस में ऐसा होगा कि जब भी आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपने नमक खा लिया हो। क्या है? नमक खा लिया हो। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पर्सन में। किसमें? सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पर्सन में। सीलियक में नहीं होगी ना, हाइड्रोनेफ्रोसिस में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू WHO द ब्लाइंडनेस एंड डिफाइंड एज विजुअल एक्विटी लेस देन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग विजुअल एक्विटी है, क्या विजुअल एक्विटी है, कितने से कम होगी जब इसको ब्लाइंडनेस में कंसीडर किया जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ब्लाइंडनेस कंसीडर की जाएगी जब विजुअल एक्विटी कितने से कम होगी? 6/30, 3/60, 1/60 या फिर 18/60। कितने में कंसीडर होता है? तो ये होगा ब्लाइंडनेस मतलब टोटली अंधे हैं 3/60 में। किसमें? 3/60 में। WHO से यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को ही हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। भारत में ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न पूछें तो वो होता है आपका कैटरैक्ट और मोतियाबिंद। विजुअल एक्विटी चेक करने के लिए जो चार्ट अपनाया जाता है वो कहलाता है क्या? स्नेलन चार्ट, जिस पे ABCD बहुत सारी लिखी हुई होती है, आपको पढ़ना होता है 20 मीटर दूर खड़े होके। दूसरा आपका होता है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो आपने एक ऐसे सर्किल शेप में एक चार्ट देखा होगा, उसमें बीच बीच में कुछ कुछ लिखा रहेगा, उस एक बीच में कुछ नंबर वगैरह होगा और चारों तरफ कलर होंगे, तो आपको वो किसके लिए? वो कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए है। लेकिन विजुअल एक्विटी के लिए क्या होता है? स्नेलन चार्ट होता है। नेक्स्ट वन, विच हेल्थ पर्सनल लिंक्स बिटवीन ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर। तो आंगनवाड़ी वर्कर और ANM के बीच की जो कड़ी है उसका काम कौन करता है? लेडी हेल्थ विजिटर, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, PHV पब्लिक हेल्थ विजिटर, या फिर सोशल वर्कर। ये काम बीच की कड़ी का काम कौन करती हैं? आशा वर्कर। कि ANM और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच में जो काम करने का काम है वो कौन करती हैं? वो करती हैं आशा वर्कर। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, LHV मतलब लेडी हेल्थ विजिटर। यहाँ पर विच डिसीज अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड है जो कौन सी डिसीज में अफेक्ट होंगी? जो आपने गिलसुआ सुने होंगे। क्या है गिलसुआ? तो यहाँ पर जो ग्लैंड अफेक्ट होती हैं वो क्या है? यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है, वो होती हैं मम्स में अफेक्ट। किसमें? मम्स में। मम्स में जो मम्स का जो वायरस है, क्या है? एक तो वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। और यहाँ पर जो अफेक्टेड ग्लैंड, जो पैरोटिड ग्लैंड है, इनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्या है? इनमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, द हार्मोन दैट हेल्प्स प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन इज। कौन से हार्मोन है जो ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं लैक्टेशन के लिए? बच्चे को फीड करना है, मिल्क है जो बनाने का काम कौन से हार्मोन करेंगे? प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर आपको हार्मोन बताना है कि मिल्क बनाने के लिए ब्रेस्ट में जो मिल्क बनना है उसको प्रिपेयर करना है ब्रेस्ट को, कौन से हार्मोन करेंगे? तो ना तो ये प्रोजेस्टेरोन करेंगे, ना ये एस्ट्रोजन करेंगे। ऑक्सीटोसिन इजेक्शन का काम करेगा। बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क सक करेगा तो मिल्क को इजेक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन करेंगे, लेकिन जब बनेगा तब तो इजेक्ट होगा, तो बनाने के लिए क्या करेगा काम? प्रोलैक्टिन। क्या काम करेगा? प्रोलैक्टिन। प्रोडक्शन मतलब प्रोलैक्टिन और इजेक्शन मतलब ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन,
कंटिन्यूअस एयर बबलिंग इनटू बॉटल ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज। सो एयर बबल हो रही है यदि चेस्ट ड्रेनेज के टाइम में, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, एयर लीक हो रही है, वाटर लीकेज है या पस लीकेज है, क्यों है एयर बबलिंग हो रही है? तो यहाँ पर एयर बबलिंग हो रही मतलब क्या है, एयर लीकेज हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, या तो आपको डायरेक्ट जो मशीन्स हैं वो दिखाई जाएंगी, या बबलिंग साउंड यदि नॉरसेट दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वीडियो में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यदि आप NHM स्टेट लेवल या GMC का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इस डायरेक्ट ही आता है कि यदि एयर बबल हो रहा है बॉटल में, मतलब यहाँ पर एक क्या है, चेस्ट ड्रेनेज के टाइम पर तो ये होती है एयर लीक। टाइप ऑफ प्ले डज अ नर्स एक्सपेक्ट्स व्हेन ऑब्जर्विंग अ टोडलर इन अ प्ले रूम विथ अदर चिल्ड्रन? क्वेश्चन सीधा सा है, टोडलर के लिए जो प्ले रूम, टोडलर में पूछा है प्ले का टाइप, किस टाइप का प्ले करेगा टोडलर? टोडलर मतलब 3 साल की उम्र तक का बच्चा। कितना? 3 साल तक की उम्र का बच्चा, 1 से लेके 3 तक का। 1 तक के इन्फेंसी में आते हैं, फिर आते हैं टोडलर ग्रुप। तो टोडलर 1 से 3 साल तक का बच्चा है, किस तरीके का खेल खेलेगा? कोऑपरेटिव, कॉम्पिटेटिव, पैरेलल या फिर सॉलिटरी प्ले? किस तरीके का प्ले करेगा? तो ये करते हैं पैरेलल प्ले। क्या है? पैरेलल प्ले। यदि कोऑपरेटिव की बात करें तो ये जो बड़े बच्चे हैं वो खेलेंगे, और यदि हम बात करें सॉलिटरी प्ले की, क्या है? सॉलिटरी प्ले, तो इसके लिए जो एज होती है इसमें भी 2 साल तक के बच्चे रहेंगे। लेकिन स्पेसिफिक टोडलर की बात करें हम, यदि सॉलिटरी की बात करें हम, तो इन्फेंसी वाले बच्चे भी इसमें रहेंगे। कौन से में? इन्फेंसी एज के, मतलब 1 साल तक के बच्चे। लेकिन यदि हमें यहाँ पे बात करें कंप्लीटली टोडलर के लिए तो होगा पैरेलल प्ले। नेक्स्ट वन, a blanket from a child with chickenpox is likely to be contaminated with the virus that cause chickenpox. What is the blanket called? एक ब्लैंकेट है, बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ था, उसी बच्चे के लिए ब्लैंकेट यूज़ किया गया। अब वो ब्लैंकेट भी क्या है, वायरस से कंटामिनेट हो गया, चिकन पॉक्स के वायरस से। तो अब जो ब्लैंकेट है यहाँ पर क्या कहलाएगा? होस्ट, पैथोजन, फॉमीट या फिर वेक्टर? क्या नाम दिया जाएगा? ये हमने कोविड के टाइम पे बहुत पढ़ा है कि हमारे घर में सब्जी वगैरह भी आती थी, तो जिस थैले में रख के आप सब्जी लेके आए, मतलब वो टच हो गया किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आने से, पता नहीं कि उसको कोविड है या नहीं, तो उस चीज़ को हम क्या मान लेते थे? होस्ट तो ये नहीं होगा, होस्ट आप खुद हो गए, जो बच्चा है वो होस्ट हो जाएगा। पैथोजन वायरस हो गया यहाँ पर, वेक्टर भी नहीं है। ये क्या होगा? ये कहलाता है फॉमीट। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने, कोई यहाँ पे ब्लैंकेट है या जैकेट है या स्वेटर है या क्लॉथ से किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो टच किए हैं या छुए हैं, तो उस मटेरियल को, फॉमीट क्या है यहाँ पर, जो मटेरियल है किसी तरीके का, वो क्या कहलाता है? फॉमीट। मतलब उस चीज़ पे वायरस चिपक के आ गया है, तो ये क्या है? फॉमीट। नेक्स्ट वन, व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट डू द 4 बेसिक स्टेप्स इन विच ऑर्डर? यदि आप एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर सीक्वेंस पूछा है, जो 4 स्टेप होते हैं, सही सीक्वेंस क्या है? पहले में है आपको पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन एंड परकशन। दूसरे में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। तीसरे में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। लास्ट में इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। क्या आपका सही आंसर होगा? जो एब्डोमिनल असेसमेंट में क्या है, एब्डोमिनल असेसमेंट में जो सीक्वेंस है वो होता है पहले इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन, IAPP। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, PAP। पैप मैंने इसलिए कहा, PA मतलब पाल्पेशन, P परकशन। तो यहाँ पर IAPP के नाम से याद रखेंगे आप तो आपको इजी रहेगा। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। नेक्स्ट वन, मास्क लाइक फेस इज रिलेटेड टू विच डिसीज? तो मास्क जैसा फेस किस डिसीज में है, मतलब मास्क लगा लिया है? कुशिंग सिंड्रोम, मरासमस, पार्किंसंस या फिर डाउन सिंड्रोम में? किस में होगा? तो ये देखने को मिलेगा किसमें?
मास्क लाइक फेस, ये होता है पार्किंसन में, किसमें? पार्किंसन वाले पर्सन में, जैसे फेस पे कुछ मुखौटा पहन लिया हो, काइंड ऑफ दैट। तो यहाँ पर ये क्या है? पार्किंसन में। चाइल्ड विद डायग्नोसिस ऑफ इंटरसेप्शन, नर्स रिव्यू द चाइल्ड्स रिकॉर्ड एंड एक्सपेक्ट टू नोट विच साइन ऑफ द डिसऑर्डर डॉक्यूमेंटेड। मतलब यहाँ पर क्या है? इंटरसेप्शन का बच्चा है, क्या है? इंटरसेप्शन का बच्चा है। तो यहाँ पर क्या साइन होगा इस डिसीज का? पर्टिकुलर साइन, वाटरी डायरिया, रिविल लाइक स्टूल, प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल। ये तो डिसेंट्री का है, ये साइन होता है। ब्लड विथ जो स्टूल है, म्यूकस विथ ब्लड है, मतलब डिसेंट्री। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ये नहीं होगा यहाँ पर, पेप्टिक अल्सर में जाएगा आपका। वाटरी डायरिया मतलब राइस स्टूल डायरिया भी कह सकते हैं, तो ये कोलेरा का होगा। इंटरसेप्शन में क्या है? इंटरसेप्शन में जो इंटेस्टाइन है, क्या है? इंटेस्टाइन हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या होती है? स्लाइड्स रहेगी दूसरे के ऊपर, दूसरे पार्ट के ऊपर, तो जिसके कारण जो स्टूल होता है, क्या होता है? रिबन जैसे जो फीते होते हैं उस तरीके का स्टूल होगा। तो यहाँ पे जो क्लासिकल साइन होगा इंटरसेप्शन का, क्या होगा? रिबन लाइक स्टूल्स। क्या होंगे? रिबन लाइक स्टूल। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो साइन है वो क्या होगा इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन में इंटेस्टाइन का एक पार्ट क्या होता है? फोल्डेड रहेगा। क्या रहेगा? फोल्डेड रहेगा। तो यहाँ पर जो स्टूल है वो कैसा होगा? वो होगा रिबन लाइक। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ टॉन्सिलेक्टोमी विच फाइंडिंग अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट द इनिशियल स्टेज ऑफ हेमरेज। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद, टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी हुई है यहाँ पर, तो सर्जरी के बाद इनिशियल स्टेज में यदि ब्लीडिंग होती है तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा? नॉइजी स्नोरिंग, मतलब खर्राटे मार रहे हैं साउंड दे के, आस्किंग द वाटर, फ्रिक्वेंट स्वालोइंग, या फिर ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पैलर। किससे पता चलेगा कि पर्सन को ब्लीडिंग है, जो इनिशियल स्टेज में ब्लीडिंग है जो हो सकती है? तो वो होगा फ्रिक्वेंट स्वालोइंग। क्या होगा? फ्रिक्वेंट स्वालोइंग, निगलने टाइप का बार बार फील होगा, तो वो क्या है? यहाँ पर इनिशियल साइन हो सकता है ब्लीडिंग के लिए। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मतलब फ्लूइड लेवल क्या है? कम है। क्या है? फ्लूइड लेवल कम है। क्या साइन सिम्टम होंगे? इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा मतलब हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स होगी, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर हो जाएगी। क्या यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा? यदि पेशेंट हाइपोवोलेमिया का है तो हार्ट रेट यहाँ पे उसकी बढ़ेगी। क्या है? बढ़ेगी। हाइपोटेंशन होगा तो यहाँ पर हार्ट रेट क्या जाएगी? यदि हाइपोवोलेमिया वाला मरीज है तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज्ड हार्ट रेट। नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड। तो हम हर साल है जो स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं? फर्स्ट वीक होता है जो, कब मनाते हैं? जनवरी, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर में। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे न्यूट्रिशनल वीक मनाते हैं हम, वैसे ही अगस्त का जो पहला वीक होता है 1 to 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, मतलब जो भी मदर्स हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डज जी स्टैंड फॉर गोवर्धन योजना। जो गोवर्धन योजना है क्या है? गोवर्धन योजना है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम के यहाँ पर जी का मतलब क्या है? ग्लोबल, गॉल्वेनाइजिंग, गवर्नमेंट या फिर ग्लोबल। तो गोवर्धन योजना का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। मतलब यहाँ पर पूरा नाम याद रखें आप। जो गोवर्धन योजना है इसका पूरा नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, मतलब खेती बाड़ी के लिए लाई गई योजना थी। तो यहाँ पर अब आप बताइए कि कौन सा है जो जी के लिए फुल फॉर्म होगा?
तो होता है गाल्वनाइजिंग। क्या है? गाल्वनाइजिंग। टू अल्मा अटा द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। तो अल्मा अटा के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 5, 7, 8। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसके एलिमेंट्स पूछे हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं अल्मा अटा के तहत? तो प्राइमरी हेल्थ केयर के यदि प्रिंसिपल की बात करें हम तो होते हैं 4। कितने? 4। यदि एलिमेंट्स की बात करें तो होते हैं 8। ये चीज़ याद रखें। यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या पूछे हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। ये 8 होते हैं एलिमेंट्स। प्रिंसिपल पूछे, याद रखना है, प्रिंसिपल पूछे तो होते हैं 4, लेकिन एलिमेंट्स कितने होंगे? 8। नेक्स्ट वन इज a neonate's oral cavity is filled with mucus and cyanosis develops. What should the nurse do first? न्यूनेट की ओरल कैविटी फिलअप है, जिसके कारण बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी का जो बॉडी है कैसी हो रही है? साइनोसिस डेवलप हो रहा है, मतलब ब्लूइश टाइप दिखाई दे रही है। तो क्या करना है? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, रिकॉर्ड द इंसिडेंस, सक्शन द न्यूनेट इनसाइड द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सक्शनिंग करना। क्या है? सक्शनिंग करना। ओरल सक्शनिंग के बाद आफ्टर दैट नेजल सक्शनिंग करना है। ओरल इसलिए पहले करना है कि बच्चा एस्पिरेट ना कर जाए जो भी म्यूकस मुंह में है। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि सक्शनिंग करने के लिए आपको बोला जाता है न्यूबॉर्न में, तो आप पहले कहाँ करेंगे? ओरल करेंगे या नेजल करेंगे? पहले आपको ओरल करना है, देन आफ्टर नेजल करना है। ओरल कर लेंगे तो जो म्यूकस मुंह में है बच्चा एस्पिरेट नहीं कर पाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर साइनोसिस डेवलप हो रहा है बच्चे में, ओरल कैविटी साफ साफ कहा है कि म्यूकस से फिल्डअप है, तो आपको पहले बच्चे को सक्शन करना होगा। नेक्स्ट वन, एन अपगार स्कोर 7 to 10 इंडिकेट्स। यदि अपगार स्कोर 7 से 10 है, मतलब बच्चा क्या है? सीवियरली डिस्ट्रेस्ड, मॉडरेट डिस्ट्रेस, नो डिस्ट्रेस, इमीडिएट रिससिटेशन नीडेड। बच्चे का जो अपगार स्कोर 7 से 10 है, मतलब 10 तो क्या होता है? 10 है, जो क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ पर क्या होगा? नो डिस्ट्रेस, मतलब बच्चा हेल्दी है। नेक्स्ट वन, द टर्म फॉर द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चा जन्म लेने के जस्ट बाद का पीरियड क्या है? पेरीनेटल पीरियड, प्रीनेटल, पोस्टपार्टम या फिर एंटीनेटल पीरियड। तो यहाँ पर प्रीनेटल क्या है? प्री मतलब पहले, एंटीनेटल और प्रीनेटल बोथ आर द सेम। प्रीनेटल और एंटीनेटल दोनों क्या है? सेम है। पेरीनेटल मतलब ड्यूरिंग द लेबर के टाइम का, ये कहलाता है पोस्टपार्टम पीरियड या फिर परपीरियम पीरियड। याद रखें, परपीरियम पीरियड या फिर पोस्टपार्टम पीरियड। बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद का पीरियड क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट वन, जो कि कितने हफ्तों का होता है? 6 वीक का, 6 वीक या फिर 42 दिनों का। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड इंक्लाइंड विथ रेस्पिरेटरी असेसमेंट। यदि हाई पिच म्यूजिकल साउंड आ रहा है तो ये क्या है? क्राउनिंग, वीजिंग, स्ट्राइडर या फिर साइन। यदि हाई पिच म्यूजिकल साउंड मतलब सीटी टाइप से बज रही है तो ये कहलाता है वीजिंग साउंड। और ये अस्थमा वाले पर्सन में, किसमें? अस्थमा वाले में क्लासिकल साइन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इन ब्लड सीरम इज नोन एज। यदि ब्लड सीरम में सोडियम का लेवल कम हो जाए तब ये क्या कहलाएगा? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपोकैलेमिया। तो जो ब्लड सीरम सोडियम लेवल होता है, क्या है? ब्लड सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? 135 से 145। कितना? 135 से 145 MEQ पर लीटर। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल होता है 135 से 145 MEQ पर लीटर। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? कम हो जाए यदि, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रेमिया। क्या है? हाइपोनेट्रेमिया। बढ़ जाए तो हाइपरनेट्रेमिया।
हाइपो मतलब हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na। क्या है, Na। मतलब यहाँ पर Na इसी से लिया गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। Na है यहाँ पर मतलब सोडियम है, सोडियम का सिंबल S नहीं होता है, ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। अब यदि आपको पूछा जाए हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K। क्या होता है, K। इसीलिए यहाँ पर हाइपोकैलेमिया कहा, मतलब कि पोटेशियम का लेवल कम हो गया है। Ka याद रखें, मतलब क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है K, सोडियम का होता है Na। तो यहाँ पर सोडियम का लेवल यदि 135 से 145 MEQ/लीटर नॉर्मल वैल्यू है, इससे घट गया, मतलब क्या हो गया, हाइपोनेट्रेमिया। बढ़ गया तो हाइपरनेट्रेमिया। यदि पोटेशियम का घट गया तो हाइपोकैलेमिया, और बढ़ गया तो हाइपरकैलेमिया। क्लियर। स्टेट ऑफ अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस, व्हाट अप्रोप्रिएट आर्टेरियल ब्लड pH डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू हैव। यदि एसिडोसिस की कंडीशन हुई है, अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस की कंडीशन हुई है, तो यहाँ पर pH वैल्यू क्या होगी, ब्लड pH वैल्यू क्या होगी, 7.25, 7.35, 7.45 या फिर 7.48। एसिडोसिस मतलब क्या होगा यहाँ पर, एल्कलाइन में बढ़ेगा, एसिडोसिस में क्या रहेगा यहाँ पर 7.20। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेज ऑफ लेबर डज द बेबी इज क्राउनिंग, मतलब क्राउनिंग कब देखने को मिलती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में। क्राउनिंग कब देखने को मिलती है, सेकेंड स्टेज में। किस में होगी, सेकेंड स्टेज में। थर्ड में तो प्लेसेंटा बाहर आएगा, फर्स्ट में सर्विक्स डायलेट होगी, चौथे में हम ऑब्जर्व करेंगे मदर और बच्चे को। नेक्स्ट वन, द पर्पस ऑफ एन एपिजियोटोमी ड्यूरिंग द डिलीवरी। एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी परफॉर्म की जाती है, वेजाइना और पेरिनियल एरिया के बीच में कट लगाया जाता है, इसको कहते हैं एपिजियोटोमी। इसका मेन पर्पस क्या है, फैसिलिटेट फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, अलाउ फॉर क्विकर डिलीवरी, प्रिवेंट टीयरिंग ऑफ द वेजाइनल टिश्यू या फिर इंक्रीज मैटरनल ब्लड फ्लो। इसका मेन रीज़न होता है एपिजियोटोमी का कि जो डिलीवरी है, क्या है यहाँ पर, जो बच्चे का सिर है, जब बच्चे के हेड की साइज ज़्यादा होती है तभी एपिजियोटोमी करेंगे। यदि विदाउट एपिजियोटोमी बच्चे की डिलीवरी करने की कोशिश हमने की तो जो वेजाइनल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे टीयरिंग तो होगी ही, और उस टीयरिंग को जो काट फीट हो जाएगी उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू एपिजियोटोमी के। इसीलिए क्या किया जाता है, एपिजियोटोमी परफॉर्म की जाएगी ताकि वेजाइनल टिश्यू को हम टीयरिंग से प्रिवेंट कर सकें। क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड्स एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिगॉक्सिन, द ड्रग इज नॉट गिवन ए पल्स रेट इज। बच्चे में बात की जा रही है, बच्चे में बात की जा रही है कि आप एपिकल पल्स चेक करते हैं कब, डिगॉक्सिन देने के पहले। डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट देने के पहले यदि आप कितनी पल्स रेट है तब हमें नहीं देना है, बिलो 90 to 100 बीट पर मिनट, अबव 90 to 110, लेस देन 60 बीट पर मिनट या फिर मोर देन 150 बीट पर मिनट। यदि यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है तो 90 से 100 है, कितना है 90 to 100 है। लेकिन यदि यहाँ पर बड़े की बात की जाती एडल्ट में तो 60 बीट पर मिनट से कम है तब हमें नहीं देना था, लेकिन बच्चे की बात की जा रही है तो बिलो 90 से 100 के बीच में यदि पल्स रेट होती है तब हमें डिगॉक्सिन नहीं देना है, और ये और कम करेगी और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बच्चे में पूछें तो 90 to 100, बड़े में पूछें तो 60 से कम में, एडल्ट में 60 से कम है तो नहीं देना है, और बच्चे में कहा तो 90 से 100। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज। मसल्स के लिए यदि जैसे आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही स्केलेटल मसल्स के लिए की जा रही है, तो क्या इलेक्ट्रोमायोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोग्राफी, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीटी हो गया ये आपका हो गया ईईजी, सेकंड ऑप्शन है ईईजी, थर्ड ऑप्शन है ईसीजी। अब बचता है आपका ए एंड डी। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी।
ये आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी क्या है, EEG ब्रेन के लिए होगा। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG है जो कि हार्ट के लिए है। अब यहाँ पे आपका क्या बचता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू पेशेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, यदि आप किसी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या अपने माइंड में रखना है। Administer each unit within a 6-hour period. Use a volume control infusion pump to administer the blood. Run the blood at a slower rate during first 5 to 10 minutes. या फिर draw blood sample from the patient immediately after each unit is infused. यदि किसी मरीज में आप ब्लड इन्फ्यूज़ करते हैं तो शुरुआती टाइम में आपको क्या करना है, ब्लड स्लोली इन्फ्यूज़ करना है। पर्सन में कोई ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए शुरुआती 5, 10, 15 मिनट तक ब्लड को क्या करना है, स्लो रेट से हमें इन्फ्यूज़ करना है, एडमिनिस्टर करना है। तो ये था पंजाब स्टाफ नर्स का पेपर जो कि दिसंबर एंड में कंडक्ट हुआ था। आई होप सो कि आपको पेपर अच्छा लगा हो। और जो भी लोग BFUHS की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एंड नर्सेज हब की 2 बुक ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप उनको ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप BFUHS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको BFUHS के ही पेपर्स चेक करने हैं, आपको अलग अलग स्टेट के भी पेपर्स देखने हैं। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, पूरे 50 क्वेश्चन इस पेपर के पढ़े हैं। अब आप किसी भी स्टेट के या कोई से भी 5 पेपर चैनल से उठाइए, वीडियो उठाइए चैनल से, 5 वीडियो या 5 पेपर, और उनमें मैच ज़रूर करना कि इसमें कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं, क्योंकि मुझे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा है कि जो नया है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के आते हैं। तो जो भी लोग PDF मटेरियल या बुक लेना चाहते हैं, अभी फर्स्ट वीक तक बम्पर डिस्काउंट चलेगा जनवरी में, तो आप लोग बुक या PDF या नोट्स जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।